नमस्कार, भारत साइकिल एकेडमी में आपका स्वागत है। वन दरोगा के लिए आप तैयार हो गए होंगे, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। जिन्होंने अभी तक भारत साइकिल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है। वन दरोगा के सिलेबस के हिसाब से, पाठ्यक्रम के हिसाब से पूरा आपको जो सब वीडियोस हैं, जो टॉपिक है, वो आपके सामने लाए जाएंगे। ओके, तो सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको सही टाइम पर सही नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। वन अर्थशास्त्र। वन अर्थशास्त्र एक अनुशासन होता है जो वन उत्पादों और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत का अध्ययन कर रहा होता है। ओके, वही कहलाता है वन अर्थशास्त्र कहलाता है कि भाई वन के जो उत्पादन है, वहां से सेवाएं हैं, किस तरह उनका इस्तेमाल किया जाए। वे औद्योगिक प्रसंस्करण के लिए उत्पादन सामग्री, पर्यावरणीय सामान, भोजन, ईंधन, दवा, घरेलू उपकरण, निर्माण सामग्री और कच्चे माल की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान कर रहे होते हैं। ओके, ये सब इसमें अहम योगदान देते हैं वन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ पैनल का जो रिपोर्ट उनके हिसाब से जारी किया गया था, वो कुछ इस प्रकार है। भारत के वन संसाधनों का मूल्य अनुमानित रूप से कितना है? 1.7 ट्रिलियन डॉलर है। शुद्ध वर्तमान मूल्य एनपीवी भी 9 से 55 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के बीच आंका गया है। ओके, शुद्ध वर्तमान जो मूल्य है इसका। और मुआवजों का निर्धारण करने के लिए, इसका मुआवजों का, वन भूमि को गैर वन भूमि में परिवर्तित करते समय, जब किसी वन भूमि को गैर वन भूमि में बदला जा रहा होता है, विकास कार्यों के लिए उसका इस्तेमाल लाया जा रहा होता है, तो इन्हीं एनपीवी मूल्य, शुद्ध वर्तमान मूल्य का उपयोग जो है किया जा रहा होता है। समझ गए ये चीज अच्छे से? तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की देखरेख में उसके द्वारा गठित पैनल के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया था। वन अधिकार अधिनियम 2006 मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पर तो स्टार दीजिए। FRA वन में रहने वाले, यानी कि वही वन अधिकार अधिनियम, वन में रहने वाले, ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों, जो वन में निवास कर रहे होते हैं, जो वहां के अनुसूचित जनजाति होती हैं, ओके, कि वन संसाधनों के अधिकारों को मान्यता दे रहा होता है, उनके जो राइट होते हैं उनके लिए बनाया गया है। ओके, और जिस पर वे कई उद्देश्यों के लिए निर्भर कर रहे होते हैं, क्योंकि ये अनुसूचित जनजाति या जो निवासी होते हैं, वो इन्हीं वनों से जो संपदा प्राप्त होती है, फल फूल लकड़ी, उन्हीं पर ही तो ये डिपेंड रहते हैं, और उन्हीं को ही अपने देवता, पूज्य देवता, पवित्र उपवन के रूप में भी उसको ये पूजते भी हैं। ओके, तो उनके लिए वन केवल वन नहीं, उनके जीविका का एक, आजीविका का एक साधन भी होता है, उनके धार्मिक आस्था का एक प्रतीक भी होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। इसका उद्देश्य वनों में रहने वाले समुदायों के खिलाफ किए गए पिछले अन्याय को दूर करना और वन संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ उनके अधिकारों की रक्षा करना भी इसमें शामिल होता है। जैसे कि पहले अंग्रेजों के समय में भी कुछ कानून ऐसे बन गए थे कि बेदखल कर दिया जाता था, उनको उनके वन अधिकार से दूर कर दिया जाता था। बेचारे कहां जाए ये बताइए? वन भी उनका जीवन का आसरा था, और वो कहां पर जाकर वो अपना जीवन तलाश सके, तो उनके ऊपर कड़े नियम, कड़े कानून फॉलो करवाए गए थे, तो उनको भी एक रूप से उस अन्याय से बचाया गया। ओके, चलिए इसके पात्रता के मापदंड को हम समझते हैं। अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य या समुदाय जो मुख्य रूप से जंगलों या वन क्षेत्रों में आजीविका की जरूरतों के लिए निवास कर रहे होते हैं, और कोई भी सदस्य, मतलब कि एक तो वो लोग होते हैं जो वहां पर निवास ही कर रहे होते हैं, जिनका मूल जीवन, आजीविका का मूल साधन जो होता है वहीं पर ही होता है, एक वो उसके मेन पात्रता के मापदंड को फॉलो कर रहे होते हैं। और कोई भी सदस्य या समुदाय जो 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम 3 पीढ़ियों, इससे मतलब कि 2005 से उससे पहले की कम से कम उनकी 3 पीढ़ियां, 75 वर्ष खासकर के लिए वन भूमि पर रहते आए हों, ओके, कम से कम 75 वर्ष, तो उनके लिए भी ये पात्रता रखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्राम सभा के पास FRA वन अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता की प्रक्रिया शुरू करने की
शक्ति दी गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, किसको ये ताकत दी गई है, किसके अंदर ये उत्तरदायित्व है, ग्राम सभा के अंदर। अधिनियम के तहत कुछ अधिकार है, शीर्षक के तहत क्या है, जैसे कि शीर्षक है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासियों को आदिवासियों या वन निवासियों द्वारा ही 4 हेक्टेयर आकार तक के, कितने 4 हेक्टेयर आकार तक के खेती की भूमि को रखने की क्षमता प्रदान किया गया है, जो जिसमें वो कृषि का कार्य संपन्न कर सकते हैं। कितने हेक्टेयर तक? 4 हेक्टेयर तक। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान दीजिएगा। उपयोग का क्या अधिकार उनको दिया गया है, उसके लिए क्या राइट है? निवासियों के अधिकारों में लघु अनुपज का निष्कर्षण, चारागाह भूमि जो है, चारागाह जो भूमि होता है ये भी उसमें शामिल होता है। लघु अनुपज, पहले वीडियो में मैंने इसको बता दिया था, गैर इमारती वन उपजों की जिसमें बात की जाती है, लकड़ी की बात की गई होती है। ओके, राहत और विकास का अधिकार, अवैध बेदखली या जबरन विस्थापन के मामले में पुनर्वास के लिए, जैसे कि उनके लिए जो राहत, विकास और बुनियादी सुविधाओं के अधिकार आदि उनके लिए दिया गया है। जैसे अवैध बेदखल कर दिया जाता है, जबरन विस्थापन करवा दिया जाता है, पुनर्वास, तो उसके लिए कम से कम भैया पुनर्वास की एक व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए, बुनियादी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। इस पर भी अहम योगदान करना चाहिए, इस पर भी बल दिया गया है। तो ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। ट्राइफेड के बारे में अब हम समझते हैं। ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म है, 1987 में यह अस्तित्व में आया था। कब आया था? 1987 में आया था। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करने वाला एक राष्ट्रीय स्तर का जो होता शीर्षक संगठन होता है। किसके? जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ट्राइफेड का जो प्रधान कार्यालय वो कहां पर है? ये है नई दिल्ली में स्थित है, और देश भर में इसके 13 क्षेत्रीय कार्यालय जो है, नेटवर्क, इनका जो क्षेत्रीय कार्यालय है कम से कम 13 है। ओके, ट्राइफेड के कुछ कार्य जान लेते हैं हम लोग। स्थानीय जनजातीय समुदायों के लिए लघु अनु उपज MFP विकास, जिसमें गैर इमारती वन उत्पाद जो है शामिल होता है। ओके, पुराना वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें ये पूरा डिटेल में मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। लघु वन उपज, ट्राइफेड जनजातियों के लिए अपने उत्पाद बेचने के लिए एक सुविधा प्रदाता और सेवा प्रदाता के रूप में कार्य कर रहा होता है। ओके, जिसमें मैंने आपको बताया था, राज्य सरकार के द्वारा कुछ एजेंसियां ऐसे गठित की जा रही होती हैं, जो कि इनके सामान को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने की व्यवस्था की गई है। यह खुदरा विपणन और विकास में भी शामिल होता है। ओके, तो ये जानकारी थी ट्राइफेड के कुछ अहम कार्यों के बारे में। ओके, अब चलते हैं वन धन विकास योजना के बारे में समझने। वन धन विकास योजना, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, वन से धन मिलना। वन धन योजना न्यूनतम समर्थन मूल्य और MFP, याद है, मिनिमम वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसका मैंने आपको बताया था, के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से लघु वनोपज के विपणन के लिए एक तंत्र का एक घटक होता है। ओके, कि मतलब उनके लिए एक मार्केटिंग का साधन होता है ताकि वो अपने सामान को बेच सके। यह अप्रैल 2018 में लॉन्च किया गया था। वन धन विकास योजना कब लॉन्च किया गया था? अप्रैल 2018 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ट्राइफेड को नोडल एजेंसी के रूप में कार्यान्वित किया गया है। ओके, इस योजना का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से वनाच्छादित जनजातीय जिलों में जनजातीय समुदायों को स्वामित्व वाले वन धन विकास केंद्र समूह की स्थापित करने पर बल दिया गया है कि वन धन विकास केंद्र बनवाए जाएंगे। यह आदिवासी संग्राहकों के लिए आजीविका सृजन को लक्षित करेगा और उन्हें उद्यमियों में परिवर्तित कर रहा होगा ताकि उनका कौशल विकास हो सके, नए नए कार्यों में संलिप्त हो सके, सूक्ष्म उद्यम को बढ़ावा मिल सके, इस पर बल दिया गया है। तो आज बस इतना ही। इसी के साथ मैं शरद वर्मा आपसे विदा लेता हूं। आशा करता हूं आगे का टॉपिक आपको समझ में आ गया हो, आएगा ही, और जो पुराना टॉपिक है वो आपको समझ में आ चुका होगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसी के साथ मैं आपसे फिर से एक बार फिर से कह रहा हूं, तैयार हो जाइए, जम के लग जाइए, क्योंकि आपकी मेहनत ही हमारी सफलता है। जय हिंद, जय भारत।